हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हिस्ट्री क्लासेस। माय नेम इज मनप्रीत कौर। और फ्रेंड्स, ये मेरा नेट एग्जाम से रिलेटेड हिस्ट्री का यूट्यूब का जो चैनल है, तो उस पे आज हम जो टॉपिक के बारे में बात करेंगे, ये एशियन हिस्ट्री से ही जो टॉपिक है वो चल रहे हैं, तो आज भी इसको आगे हम कंटिन्यू करेंगे। तो होपफुली ये फ्रेंड्स प्रोवाइड करवाए हुए लेसन्स भी आपको, जो पहले लेसन्स प्रोवाइड करवाए हैं उसी की तरह ही आपको अच्छे लगेंगे, आपकी प्रिपरेशन भी अच्छी तरह होगी। तो जरूर देखिएगा, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा, और उसके पहले अगले टॉपिक देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि आपको नोटिफिकेशन टाइम पर मिलता रहे और आपकी प्रिपरेशन भी ऐसे ही टाइम पर होती रहे। तो फ्रेंड्स, अगर आपको अच्छे लगते हैं तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताया कीजिए, लाइक कीजिए और फ्रेंड के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के जो हमारे नेक्स्ट हैं, जो एमसीक्यूज गुप्त काल से रिलेटेड जो हम टॉपिक है वो कर रहे हैं। तो उसमें से ही हम आज उन टॉपिक को आगे कंटिन्यू करेंगे। तो जैसे कि ये रहा क्वेश्चंस की, दास मुक्ति के अनुष्ठान का विधान सर्वप्रथम किसने किया था? जो दास मुक्ति के अनुष्ठान का जो विधान था किसने किया था? नारद ने, बृहस्पति ने, कात्यायन या भरूची ने। तो इसमें जो हमारा राइट आंसर दिया गया है वो होता है ऑप्शन ए, नारद। इनके द्वारा ही जो है कि अनुष्ठान का जो विधान है सर्वप्रथम किया गया था। नारद ने 15 प्रकार के जो दासों का उल्लेख वो किया है, करते हुए उनके मुक्ति का भी उन्होंने उपाय बताया है कि जो दास है उनका उल्लेख करते हुए उनकी जो मुक्ति है वो किस प्रकार होगी, तो उसके बारे में भी उन्होंने बताया है। स्मृतिकारों में सर्वप्रथम नारद ने ही उल्लेख किया है, तो किसमें? स्मृतिकारों में भी। उसके बाद आ जाता है पुंडवर्धन मुक्ति अवस्थित थी किसमें? उत्तर बंगाल में, ओडिशा में, बिहार में या असम में। तो इसमें हमारा जो राइट आंसर दिया गया है वो है ऑप्शन ए, उत्तर बंगाल में। पुंडरवर्धन भुक्ति जो है अवस्थित है उत्तर बंगाल में। तो पुण्यवर्धन का उल्लेख जो है वो गुप्त काल के अभिलेखों में प्राप्त होता है। इन अभिलेखों से ये भी ज्ञात होता है कि गुप्त साम्राज्य में पुण्यवर्धन नाम की एक भुक्ति थी जो कि पुंड देश के अंतर्गत आती थी। इन ताम्रपट्ट लेखों से ज्ञात होता है कि लगभग समग्र उत्तर जो बंगाल था उसमें पुंड देश पुण्यवर्धन भुक्ति में सम्मिलित था, और 453 से लेकर 543 ईसा तक का जो गुप्त साम्राज्य का जो ये अंग माने गए हैं। और इनके जो शासक थे उपारिक महाराज की इन्होंने उपाधि को धारण किया और गुप्त नरेश नियुक्त करते थे। इन्हें गुप्त जो होते थे नरेश नियुक्त करते थे। तो ये पुंडवर्धन कहाँ पर थे? उत्तर बंगाल में। तो वहां पर ये देश जो था वहां पर एक भुक्ति में ये सम्मिलित थे। आगे है, गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार जो था वो निम्नलिखित में से किस बंदरगाह में संचालित होता था? भरूच से, खंभात, कल्याण या ताम्रलिप्त। तो गुप्त काल में जो उत्तर भारतीय व्यापार जो थे वो किस बंदरगाह से संचालित किए जाते थे? तो इसमें जो हमारा राइट आंसर है वो भरूच, जो ये बंदरगाह थी यहाँ से संचालित होता था। तो जान लेते हैं इसके जो डिटेल्स को थोड़ी सी, कि गुप्त जो ताम्रलिप्त है गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार का मुख्य बंदरगाह था। ताम्रलिप्त आधुनिक पश्चिमी बंगाल में मिदानपुर जिले में ताम्रलुक नामक स्थान को कहते थे, जहां से चीन, लंका, जावा, सुमात्रा आदि इन जो दूसरे देश है उनके साथ इनके जो व्यापारिक संबंध वो कायम थे। आगे है, सती प्रथा का सर्वप्रथम उल्लेख्य संदर्भ प्राप्त कहाँ से होता है? किस अभिलेख्य से प्राप्त होता है? मंदसौर, एरन, जूनागढ़ या सांची। तो सती प्रथा का जो सर्वप्रथम उल्लेख्य प्राप्त होता है वो एरन अभिलेख से प्राप्त होता है। तो हमारा राइट आंसर होता है सी। तो सती प्रथा का सर्वप्रथम अभिलेखीय प्रमाण जो है वो गुप्तकालीन एरन अभिलेख वहां से प्राप्त होता है, जिसकी खोज अलेक्जेंडर कनिंघम ने 1874-75 में की थी। और इस अभिलेख में गोपराज नामक सेनापति के स्त्री के जो सती होने का उल्लेख मिलता है। किसकी? जो गोपराज नाम एक सेनापति था उसकी जो स्त्री थी वो सती हुई थी, तो उसके बारे में जानकारी मिलती है एरन अभिलेख में, जिसकी खोज अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा 1874 और 75 में की गई थी। कुमारगुप्त प्रथम का जो मंदसौर अभिलेख में निम्नलिखित में से किस श्रेणी का उल्लेख मिलता है? तो रेशम बुनकरों के बारे में, मालाकारों के बारे में, दंतकारों के, जो तेलियों के। तो इसमें जो रेशम बुनकर जो थे उनके बारे में जो जानकारी है वो मिलती है कुमार प्रथम के मंदसौर अभिलेख में। तो कुमार गुप्त प्रथम के मंदसौर अभिलेख में मंदसौर के रेशम बुनकरों की एक जो श्रेणी आ जाती है, जिसमें कि धर्मदास के रूप में प्रदत्त दान का उल्लेख भी वहां पर मिलता है।
आगे है चांदी के सिक्के जो जारी करने वाला प्रमुख गुप्त शासक कौन था? गुप्त प्रथम था, गुप्त द्वितीय था, समुद्रगुप्त या कुमारगुप्त था। तो चांदी के जो सिक्के जारी करने का जो करने वाला जो गुप्त शासक था, वो है ऑप्शन हमारा जो राइट दिया गया है वो है चंद्रगुप्त द्वितीय। तो सी राइट आंसर है। गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय ने गुजरात के शासकों सॉरी शकों को पराजित किया था और उसके उपलक्ष्य में उन्होंने क्या किया था, चांदी के जो सिक्के थे उसको जारी किया था। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में प्राचीन भारत का सर्व स्वर्ण काल जो है वो माना जाता है और इसी काल में ही जो फाहियान है ना भारत की ने जो फाहियान था उसने भारत की यात्रा की थी। तो ये चीनी यात्री था फाहियान, तो उसने भारत की यात्रा की थी कब? चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति वाले स्तंभ पर निम्नलिखित में से किसका जो लेख है वो मिलता है? जहांगीर, औरंगजेब, शाहजहां या दारा शिकोह का। तो समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति वाले स्तंभ पर जो लेख मिलता है वो मिलता है, ऑप्शन हमारा राइट होता है जहांगीर का। तो हरिसेन जो रचित हरिसेन की क्या है? प्रयाग प्रशस्ति। इसमें समुद्रगुप्त के विषय के बारे में जानकारी एक प्रमुख स्रोत है जिसमें कि जहांगीर का एक लेख, रानी कारोबागी का लेख, अशोक का निर्देश भी खुदा हुआ है, जो कुछ निर्देश दिए थे उसने वो भी। तो ये जो अभिलेख है ये कौशाम्बी में स्थापित है और अकबर के द्वारा इसको इलाहाबाद किले में बाद में स्थापित करवाया गया था। आगे है किस गुप्त शासक को भारत का नेपोलियन भी कहा गया है? चंद्रगुप्त प्रथम को, चंद्रगुप्त द्वितीय, समुद्रगुप्त या स्कंदगुप्त को। तो ये हमारा राइट आंसर है। नेपोलियन के नाम से जो जाना जाता है वो है समुद्रगुप्त को जाना जाता है। तो समुद्रगुप्त के बारे में बताया गया कि उसका जो टाइम पीरियड 335 से 375 तक का है और चंद्रगुप्त के पश्चात ही ये गुप्त सम्राट बना था। इसके सिक्कों पर कांच नाम प्राप्त होता है। पाटलिपुत्र को इसने अपनी राजधानी बनाया, विश्व इतिहास में सफल रहा और बड़े सेनानायक एवं सम्राट के रूप में इसको जाना जाता है। उसने अपने जीवन में कभी भी पराजय का स्वाद नहीं देखा था और वी.एस. स्मिथ जो थे उन्होंने ही इसको भारत के नेपोलियन की जो संज्ञा थी वो प्रदान की थी। आगे है निम्नलिखित में से किस गुप्त शासकों की पहली बार अभिलेख जारी करने का दायित्व दिया गया था? जो अभिलेख जारी करने का दायित्व किसको दिया गया था? चंद्रगुप्त को, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय या श्रीगुप्त को। तो पहली बार अभिलेख जारी करने का जो दायित्व दिया गया था वो समुद्रगुप्त को दिया जाता था, जिसके द्वारा अभिलेख वो समुद्रगुप्त के द्वारा थे। तो जारी समुद्रगुप्त के द्वारा किए गए थे पहले और श्रेय इनको दिया जाता था, जिसमें कि पहले इलाहाबाद स्तंभ लेख एक प्रशस्ति है जो कि उसके दरबारी हरिश्चंद्र द्वारा रचित है और ये समुद्रगुप्त की विजय अभियानों को भी दर्शाता है। जो समुद्रगुप्त है उसके जो विजय अभियान आ जाते हैं उन सभी को ये दर्शाता है। आगे है फाहियान। फाहियान कब भारत आया था? तो उसका टाइम पीरियड क्या था? तो ये 399 में भारत आया था। तो ये चीनी यात्री था। 399 में ये चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में भारत आया था और अपनी यात्रा का तो वृत्तांत में मध्य प्रदेश को ब्राह्मणों का देश बताया था कि उसने अपनी यात्रा का जो वृत्तांत जिसमें बताया उसमें ये बताया है कि मध्य प्रदेश जो शहर था वो ब्राह्मणों का देश कहा गया था। तो प्राचीन काल में आने वाले अन्य विदेशी यात्री विद्वान जिसमें कि पहले मैक्सनीज था जो कि चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में मौर्य के काल में चंद्रगुप्त मौर्य के। उसके बाद डायमैक्स जो था ये बिंबिसार के दरबार में आया, डायनोसियस अशोक के दरबार में आया और हियनसांग हर्षवर्धन के दरबार में। ये कम पूछा जाएगा फ्रेंड्स, ये पूछा जाता है कि कौन किसके दरबार में आया था। तो ये चीज को प्लीज ध्यान में रखिएगा कि कौन कौन किसके दरबार में आया था। तो डायमैक्स बिंदुसार, डायनोसियस अशोक, हियनसांग हर्ष के काल में और मैक्सथनीज चंद्रगुप्त मौर्य और चीनी यात्री फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के। ये सब चीजें नोट डाउन जरूर कर लेना। आगे है सूची मिलान दिया गया है। इसमें एक तरफ दक्षिण भारत के समुद्रगुप्त के समकालीन जो नरेश आ जाते हैं तो दूसरी तरफ उनके जो राज्य थे उसके बारे में बताया गया है। तो जैसे कि हम मैच इट कर कर देखते हैं कि कौन सा हमारा राइट आंसर। जैसे कि धनंजय है ये कुस्थलपुर, नीलराज जो थे ये है अवमुक्त, उग्रसेन जो आ जाते हैं ये पालक्का और विष्णु गप्पा कांची के। तो हमारा जो आंसर क्या हो गया? थर्ड, उसके बाद फर्स्ट, फिर आएगा फोर्थ और फिर थर्ड, ये सी। तो ये हमारा राइट आंसर होगा सी।
तो ये दक्षिण भारत के समुद्रगुप्त के जो समकालीन नरेश और उनके जो राज्य थे उसके बारे में। तो ये उसका सही क्रम बताया गया है, यहाँ से देख लीजिएगा, ये सही क्रम है। आगे है, सम्राट हर्षवर्धन ने दो महान धार्मिक सम्मेलन का आयोजन किया था। कहाँ पर किया था? दो महान जो सम्मेलन का आयोजन हुआ था वो किया गया था कनौज तथा प्रयाग में, प्रयाग तथा थानेश्वर, थानेश्वर तथा वल्लभी, वल्लभी तथा प्रयाग। तो ये कनौज तथा प्रयाग में किया गया था, तो हमारा राइट आंसर होता है ए। तो हर्ष के व्यक्तिगत धर्म तथा उसके समय की धार्मिक अवस्था के विषय में बाणभट्ट की कौन सी कृति थी? हर्षचरित। तथा ह्वेन-सांग के भ्रमण वृत्तांत की जो जानकारी वो प्राप्त होती है। हर्ष के पूर्वज जो थे वो भगवान शिव एवं सूर्य के अन्य भक्त थे और खुद शिव का भक्त था। फिर विंध्य यवन में दिवाकर मित्र नामक बौद्ध भिक्षु से साक्षात्कार किया और उसका उन पर बहुत ज्यादा उसका प्रभाव हुआ, और चीनी यात्री ह्वेन-सांग के मिलने के बाद इसने क्या किया? बौद्ध धर्म की जो महायान शाखा थी उसमें राज्यश्रेय दिया तथा वह पूर्ण बौद्ध बन गया। कन्नौज में विभिन्न धर्मों व संप्रदायों के आचार्यों की एक विशाल तथा सभा बुलाई गई और बौद्ध धर्म के 30,000 भिक्षु, फिर 30,000 ब्राह्मण, निर्ग्रंथ तथा नालंदा के 1,000 आचार्य भी इसमें शामिल हुए। हर्ष के समय प्रयाग में प्रति 5 वर्ष में एक सम्मेलन आयोजित किया जाता था। छठे जो सम्मेलन समारोह में ह्वेन-सांग सम्मिलित हुआ और 18 देशों के जो राजा थे और उसके साथ साथ अन्य ब्राह्मण भिक्षु आदि भी शामिल थे, और ये जो सम्मेलन था ये 15 दिन तक चला था। आगे है, हर्ष के समय की सूचनाएं किसकी पुस्तकों में निहित है? तो सूचनाएं जो किसकी पुस्तकों में निहित है? हरिसेन, कलहन, कालिदास, या इनमें से कोई भी नहीं? तो वो है हमारा राइट आंसर, इनमें से वो कोई भी नहीं है। आगे है, निम्नलिखित शासकों में से किसने हर्षवर्धन को पराजित किया? तो हर्षवर्धन को पराजित किसके द्वारा किया गया था? तो वो है पुलकेशिन द्वितीय के द्वारा हर्षवर्धन को पराजित किया गया था। तो पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के तट पर पराजित किया था। पुलकेशिन द्वितीय चालुक्य वंश के शासकों में सर्वाधिक योग्य व शक्तिशाली था। उसने 609 से 642 तक का शासन किया। उसकी उपलब्धियों का विवरण हमें ऐहोल अभिलेख से भी प्राप्त होता है। हर्ष ने क्या उपाधि धारण की थी? तो हर्ष की कौन सी उपाधि थी? तो हर्ष ने जो उपाधि धारण की थी वो कौन सी थी? तो वो है परम महेश्वर की। राजा हर्ष की राज्य का सर्वोच्च अधिकारी था। राज्य का सर्वोच्च अधिकारी वही माना जाता है, उसी के हाथ से ही राज्य की अंतिम सत्ता थी। तो वह परम भट्टारक, महाराजाधिराज, एकाधिराज, चक्रवर्ती, सार्वभौम, परमेश्वर, परमद्वैत आदि ये उपाधियां भी उसने क्या थी? धारण की हुई थी। तो उसमें महाईश्वर आ जाती है। आगे हर्ष के माने जाने वाले सोने के सिक्कों का पृष्ठभाग पर किसका अंकन मिलता है? तो उसके सिक्कों पर किसका अंकन मिलता है? तो जैसे कि हमारा ऑप्शन जो राइट होता है वो है शिव और पार्वती का। तो किसका अंकन है? शिव और पार्वती का अंकन उसके सिक्कों पर मिलता है। तो हर्ष के कई सिक्के जो है वो कौन से हैं? हर्ष के जो सिक्कों पर मोखरी, तो मोखरी शासकों के जो सिक्के हैं उसके साथ साथ भिटोरा ढेर से प्राप्त हुए हैं, जिससे प्रमाणित होता है कि शिलादित्य नाम से हर्षवर्धन के कुछ सिक्के चलाए, जिस पर ऋषभ की आकृति वो है अंकन है, और हर्ष ने अपने पूर्व आराध्य देव शिव और उनके वाहनों को सिक्कों पर भी स्थान दिया था। शिव के वाहन जो है उनको भी। आगे है, कथन और कारण बताना है। तो इसमें से हमारा जो राइट आंसर है वो चुनना है। तो जैसे कि कथन ये दिया गया है कि बौद्ध ग्रंथों की खोज में ह्वेन-सांग लगभग 2 वर्ष कश्मीर में रहे, और कारण है कि उस समय कश्मीर बौद्ध विद्या का एक प्रसिद्ध केंद्र भी था। तो दोनों जो लाइन है उनका आपस में रिलेशन है कि दोनों आपस में मेल खा रही है लाइन्स, और हमने बस ये देखना है कि ये सही है या नहीं है। तो इसमें जो हमारा राइट आंसर होता है वो है ऑप्शन ए, कि दोनों सही भी है और दोनों एक दूसरे की जो राइट व्याख्या भी दी जा रही है। तो ऑप्शन होता है हमारा ए राइट आंसर। तो जैसे कि इसकी जो व्याख्या है वो दी गई कि हर्ष का समकालीन कारकोट वंश का दुर्लभ वर्धन ह्वेन-सांग की यात्रा के समय कश्मीर का शासक था, जिसने कि 36 वर्ष तक शासन भी किया, और बौद्ध का दांत कन्नौज में रखे जाने के लिए हर्ष को देकर उसकी मैत्री प्राप्त की थी। ह्वेन-सांग 2 वर्ष तक
उसके राज्य में रहा। फिर कश्मीर एक प्रमुख बौद्ध केंद्र था ह्वेनसांग के समय, और यहाँ के जो राजा थे और उनके 20 कर्मचारियों में हस्तलिखित ग्रंथों की प्रतिलिपियां तैयार करने की उसकी सहायता भी की। तो इसलिए कि दोनों, एक कश्मीर जो था उस टाइम पर 2 वर्ष तक वो ह्वेनसांग वहां पर रहा, और साथ ही साथ बौद्ध उस टाइम कश्मीर जो था उस टाइम पर बौद्ध विद्या का एक प्रमुख केंद्र भी रहा है। तो दोनों सही हैं। आगे आ जाता है कि हर्ष के दरबार में ह्वेनसांग को एक दूत के रूप में किसने भेजा था। तो हर्ष के दरबार में ह्वेनसांग को एक दूत के रूप में जो भेजा था, किसके द्वारा भेजा गया था, तो इसका हमारा राइट आंसर है कि इसमें से वो कोई भी नहीं है जिसको ह्वेनसांग ने भेजा था हर्ष के दरबार में। तो थोड़ा सा जान लेते हैं कि कनौज ने पुष्य भूति वंशीय शासक हर्षवर्धन के दरबार में ह्वेनसांग आया। यात्रियों का राजकुमार इसको कहा जाता है, और इसका जो यात्रा का वृत्तांत है वो किसमें किया गया है, सियुकी में। ह्वेनसांग ने 13 वर्ष तक विभिन्न स्थानों की यात्रा की। 6 वर्ष तक ये नालंदा विश्वविद्यालय में रहकर इसने शिक्षा प्राप्त की, और उस समय ताई सुंग वंश का चीन के शासन तथा, लेकिन ह्वेनसांग ने किसी दूत के रूप में नहीं बल्कि एक बौद्ध भिक्षु के रूप में भारत में भ्रमण किया था, कि ये किसी के कहने पर नहीं आया था, खुद था आया, और एक भिक्षु के रूप में ये भारत में रहा था, और 13 वर्ष तक इसने यात्रा की और भ्रमण किया, और उसका जो वृत्तांत है वो किसमें बताया, सियुकी में। आगे है, ह्वेनसांग के अनुसार नालंदा विश्वविद्यालय में कितने विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त करते थे। तो उस टाइम पर जो ह्वेनसांग के अनुसार बताया गया है कि नालंदा विश्वविद्यालय में जितने जो शिक्षा प्राप्त करते थे विद्यार्थी वो 10,000 थे। तो इतने थे। तो ऑप्शन हमारा बी राइट आंसर है। प्राचीन भारत में शिक्षा केंद्रों में जो शिक्षा के केंद्र में से नालंदा विश्वविद्यालय प्रमुख थे, सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान था इसका। पटना के दक्षिण में लगभग 40 मील दूर आधुनिक बड़गाम नामक ग्राम में समीप ये शिक्षा केंद्र स्थित था। चीनी यात्री ह्वेनसांग के अनुसार इसका जो संस्थापक शक्रादित्य था, और शुक्रादित्य की पहचान कुमार गुप्त प्रथम ने की थी, जिसकी प्रसिद्धि उपाधि क्या थी, महेंद्रादित्य थी। एक शिक्षा के केंद्र के रूप में नालंदा ख्याति 5 शताब्दी में बढ़ी तथा 6ठी शताब्दी तक आते आते ये एक अंतरराष्ट्रीय केंद्र बन चुका था। कि पहले ये राष्ट्रीय था 5वीं शताब्दी का, लेकिन 6ठी शताब्दी में ये अंतरराष्ट्रीय, की बाहर से भी जो विद्यार्थी थे वो यहाँ पर शिक्षा ग्रहण करने के लिए आने लगे थे, जिसमें कि चीन, मंगोलिया, तिब्बत, कोरिया, मध्य एशिया आदि इन देशों से भी जो शिक्षार्थी होते थे वो शिक्षा ग्रहण करने के लिए यहाँ पर आते थे। यहाँ पर बताया गया है कि 10,000 विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण करते थे। ह्वेनसांग हर्षवर्धन के समय भारत में आया था, और सियुकी में इसने अपनी यात्रा का वृत्तांत भी बताया था। आगे है, निम्नलिखित में से किसने नालंदा विश्वविद्यालय का भ्रमण में वहां का अध्ययन किया था। तो हमने अभी जाना है, तो वो है ह्वेनसांग। तो ऑप्शन ए राइट आंसर है। सियुकी नामक जो यात्रा का वृत्तांत किसका है, तो वो है ह्वेनसांग का। तो ऑप्शन है हमारा डी राइट आंसर। चीनी यात्री ह्वेनसांग ने किस शासक के समय भारत में यात्रा की थी, तो हर्ष के समय में। तो ऑप्शन होता है हमारा बी राइट आंसर। तो किसके समय की थी, हर्ष के समय। हर्ष के साम्राज्य की राजधानी कौन सी थी। तो जैसे कि हर्ष के साम्राज्य की राजधानी जो बताई गई है वो है कन्नौज। तो हमारा राइट आंसर होता है ए। हर्ष ने अपनी बहन राजश्री के आग्रह पर कन्नौज की गद्दी पर बैठना स्वीकार किया, और राजधानी भी थानेश्वर से कन्नौज को हस्तांतरित किया, चेंज किया। हर्षवर्धन लगभग 606 में थानेश्वर की गद्दी पर बैठा था, और जानकारी इसके बारे में कहां पर मिलती है, बाणभट्ट द्वारा रचित हर्षचरित्र में। समृद्धि और ऐश्वर्य के कारण कन्नौज को महोदय नगर भी कहा जाता था, कि उस टाइम पर एक बहुत ही प्रसिद्ध जो नगर है वो माना गया है कन्नौज को, तो इसलिए महोदय के नाम से नगर के रूप में वो जाना गया है। अपनी समृद्धि व ऐश्वर्य के लिए किस प्राचीन नगर को महोदय नगर कहा गया है, तो किसको कहते हैं, तो ऑप्शन हमारा राइट होता है बी कन्याकुब्ज। कन्नौज को कन्याकुब्ज भी कहा जाता है, तो ये भी ध्यान में रखिएगा। कन्नौज को कन्याकुब्ज भी कहते हैं। तो महोदय नगर के नाम से भी ये जाना जाता है। तो 3 नामों से इसको पुकारा गया है, कन्नौज, कन्याकुब्ज और महोदय नगर। सम्राट हर्ष अपनी राजधानी थानेश्वर से कहाँ स्थानांतरित किया था, तो कहाँ से, कन्नौज। थानेश्वर से कन्नौज हस्तांतरित किया राजधानी को। आगे है, निम्नलिखित शासकों में से किस एक ने 4 अश्वमेध यज्ञ का संपादन किया था। तो 4 अश्वमेध यज्ञ किसके द्वारा किए गए थे, तो वो थे पर्वतसेन प्रथम के द्वारा 4 अश्वमेध यज्ञ
को समापन किया गया था उसका। वाकाटक वंश का जो शासक था पर्वतसेन ने 4 अश्वमेध यज्ञ का संपादन करने का श्रेय प्राप्त था, और शुंग वंश का जो संस्थापक था पुष्यमित्र शुंग ने 2 अश्वमेध यज्ञ किए थे। समुद्रगुप्त के ने भी अपनी विजय की उद्घोषणा हेतु 1 अश्वमेध यज्ञ किया था। तो 4 किए गए थे पर्वतसेन के द्वारा, 2 किए गए थे पुष्यमित्र शुंग के द्वारा, और जो 1 किया गया था वो समुद्रगुप्त के द्वारा अपनी कह लो युद्ध के उपलक्ष्य में, विजय के उपलक्ष्य में किया गया था। निम्नलिखित राजाओं में से किसने धर्म महाराज की उपाधि को धारण किया था? तो धर्म महाराज की उपाधि को जो धारण करने वाला था वो कौन सा शासक था? तो ऑप्शन होता है हमारा बी, पर्वतसेन प्रथम था। तो वाकाटक नरेश पर्वतसेन प्रथम ने ही जो महाराज की उपाधि को धारण किया था। ये अकेला ऐसा राजा था जिसने की सम्राट की उपाधि को धारण किया था, और 4 अश्वमेध यज्ञ और वाजपेयी यज्ञ करने का श्रेय भी इसको जाता है। आगे है, किस शासकों ने किसे मिहिर कुल द्वारा अपने चरणों की वंदना करने का जो श्रेय मिलता है? तो चरणों की वंदना करवाने का जो श्रेय दिया जाता है वो किसको दिया जाता है? तो वो है यशोवर्मन को। तो बी हमारा राइट आंसर है। तो इसकी व्याख्या को जान लेते हैं। तो मिहिर कुल जो था वो उसका टाइम पीरियड बताया गया है 518 से 530। तोरमान के बाद प्रसिद्ध हून शासक हुआ, और 6वीं शताब्दी में मालवा के प्रकर्मी शासक यशोवर्मन ने मिहिर कुल को बुरी तरह से पराजित किया, और मंदसौर से प्राप्त उसके अभिलेखों में अति काव्यात्मक ढंग से इसे पराजित का विवरण इस प्रकार प्राप्त होता है कि जिसने भगवान शिव को सिवाय अन्य किसी के सामने मस्तक नहीं झुकाया, उसकी भुजाओं अलंकित होने के कारण हिमालय व्यर्थ के दुर्गम होने का अभिप्राय करता है, और इसे मिहिर कुल के मस्तक को अपने बाहुबल से यशोवर्मन ने नीचे झुकाकर उसे पीड़ित कर दिया, और बालों के जूट में लगे पुष्पों द्वारा अपने दोनों पैरों की जो पूजा वो करवाई। तो ये कुछ व्याख्या उसके बारे में बताई गई कि किस प्रकार उसकी जो अपने झुकाया था उसको। फिर मंदसौर लेख में भी मिहिरकुल को सर्वप्रथम पराजित करने का श्रेय यशोवर्मन को दिया जाता है, और कौरी अंति रंजना प्रतीत होती है। इससे पूर्व ही बालादित्य ने भी पराजित कर दिया था, और स्वयं मंदसौर अभिलेख के अंत साक्ष्य से इस बात की पुष्टि होती है। तो ये बस ध्यान में रखिएगा कि किस अभिलेख से उसके बारे में जो जानकारी है वो प्राप्त होती है। तो जैसे कि मंदसौर लेख में भी बताया गया है, उसके पहले भी, और यशोवर्मन को इसके बारे में बताया गया है उसके कि यशोवर्मन को भी दिया जाता है, कौरी अतिरंजना प्रतीत होती है, फिर बालादित्य ने भी उसको पराजित किया। तो सभी के बारे में जो मंदसौर में इसके बारे में जानकारी है वो मिल जाती है। आगे है, निम्नलिखित में से किसने हून शासक मिहिर कुल को पराजित किया था? तो हून शासक मिहिर कुल को किसके द्वारा पराजित किया गया था, जैसे कि हमने अभी जाना है, तो वो है यशोवर्मन। ये हमारा राइट आंसर है। फिर वल्लभी विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? तो वल्लभी विश्वविद्यालय जो स्थित है वो है गुजरात प्रदेश में। तो डी राइट आंसर है। तो परम सौगात की जो उपाधि थी वो किसने धारण की थी? तो परम सौगात की जो उपाधि धारण की गई थी वो राज्यवर्धन के द्वारा धारण की गई थी। तो हमारा राइट आंसर होता है सी। राज्यवर्धन प्रभाकर वर्धन की मृत्यु के उपरांत 605 में थानेश्वर की गद्दी पर बैठा था, और बहनोई ग्रहवर्मन की हत्या कर प्रतिशोध लेने के लिए वह शत्रुओं की ओर बढ़ा, किंतु कौर शासक शशांक ने कुटिल ढंग से उसकी हत्या कर दी। बांसखेड़ा ताम्रलेख में राज्यवर्धन को परम सौगात सुगतवई परिहत्तेकत परम भाटकर महाराज धीराज श्री राज्यवर्धन कहा गया है। फिर राज्यवर्धन जो था वो स्वभाव से सरल और बौद्ध धर्म अनुयायी की बौद्ध शाखा से रिलेट करता था। वो सुनेत ने किसके सिक्कों के सांचे मिले हैं? सुनेत से किसके सिक्कों के सांचे मिले हैं? तो शुंगों के, योद्ध, कुनित या गुप्तों के। तो ये मिले हैं योद्धों के। योद्धों के जो है वो सांचे वहां से प्राप्त हुए हैं। सुने से योद्ध वंशीय शासकों के सिक्के मिले हैं। योद्ध राज्य जो थे बहुधान्य के नाम से प्रसिद्ध थे, और हरियाणा में वह प्रांत वर्तमान रोहतक में है। आगे है, निम्नलिखित राजाओं में से किसने तुला पुष्य दान संपन्न किया था? तुला पुष्य दान तो किसके द्वारा संपन्न किया गया था? दंती दुर्ग, देवपाल, अमोघवर्ष या नागभट्ट। तो ये संपन्न जो किया गया था उसका हमारा राइट आंसर है दंती दुर्ग के द्वारा। तो राष्ट्रकूट शासक दंती दुर्ग ने तुला पुष्य दान समापन किया था।
तो ये 735 से 755 तक शासन किया था। पहले वह चालुक्य का संबंध था और 753 से उसने कीर्तिवर्मन द्वितीय के परास्त करके अपने जो स्वतंत्र राज्य को स्थापित किया और मान्यखेत को अपनी राजधानी भी बनाया। महाराधिराज परमेश्वर परम भाटिका जैसी की जो उपाधियां थी उसने धारण की थी। आगे है छठवीं और सातवीं शताब्दियों में एक मौर्य वंश कहाँ शासन कर रहा था। तो कहाँ पर वो शासन कर रहे थे? मौर्य वंश। तो इसमें हमारा राइट आंसर जो बताया गया है वो है लाट में। तो मौर्य की जो एक शाखा थी जो 6वीं और 7वीं में लाट में शासन कर रही थी और सिसोदिया वंश के प्रारंभिक पुरुष गुहिल ने मार कर भगाया और तंद्रांत गहतोल वंश की उसके बाद में क्या हुई? स्थापना हुई। आगे कदम्बों की जो राजधानी बनवासी कहाँ पर स्थित है? तो ये जो स्थित है वो है गोवा में। कदम्बों की जो राजधानी बनवासी कहाँ पर है? गोवा में स्थित है। तो कदम्ब वंशीय कुंतल राज्य महाबलेश्वर पहाड़ियों के मध्य स्थित है जिसकी राजधानी बनवासी थी और वर्तमान ये कहाँ पर है? गोवा के पास में। आगे है बौद्ध धर्म की आलोचना एवं वैदिक परंपरा के समर्थन करने के लिए विख्यात है। तो बौद्ध धर्म की आलोचना वो वैदिक परंपरा के समर्थन करने के लिए विख्यात किसको माना जाता है? तो वो है कुमारिल को। सी हमारा राइट आंसर है। तो दक्षिण भारत के जो संत थे कुमारिल भट्ट ने पूर्व मीमांसा दर्शन उसकी स्थापना की और हिंदू धर्म के पुनरुत्थान के लिए कई कार्य भी किए। बौद्ध धर्म की जमकर आलोचना की। मीमांसा जिसे पूर्व मीमांसा भी कहा जाता है उसका उद्देश्य क्या था? वैदिक कर्मकांडों के संबंध में निर्णय देना और दार्शनिक महत्ता का प्रतिपादन करना। वह ये मत वेद को अपौष्यपेय मानते थे और अनेक प्रकार की युक्तियों के द्वारा वेदों की प्रामाणिकता सिद्ध करने का प्रयत्न करते रहते थे। उपनिषद तथा वेदांत उत्तरी मीमांसा कहे जाते थे और कर्मकांडों के स्थान पर ज्ञान विवेचन मिलता है। फिर पूर्व मीमांसा में प्रेरणा कौन थे? जैमिनीय थे जिनका ग्रंथ मीमांसा सूत्र इस दर्शन का सूत्र था और कुमारिल भट्ट तथा प्रभाकर इनके अन्य दार्शनिक भी थे जिनके नाम पर मीमांसा के दो स्वतंत्र संप्रदायों का प्रचलन भी हुआ। मीमांसा का प्रधान विषय धर्म बताया गया है और उसके अनुसार वेद ही धर्म के मूल रूप है। आगे है निम्नलिखित में से कौन धर्मशास्त्र लेखक पैतृक संपत्ति के पुत्र का जन्मना अधिकार मानते हैं? जन्मना अधिकार मानते हैं। तो धर्मशास्त्र लेखक पैतृक संपत्ति में पुत्र का जो अधिकार मानते हैं तो किसका मानते हैं? कौन? तो ऑप्शन जैसे कि इसमें हमारा राइट दिया गया है वो है होता है डी ज्ञानेश्वर। तो कौटुंबिक विधान के संदर्भ में ज्ञानेश्वर की जो मिताक्षरा व जीमूत वाहन की दाया भाग जो जिसमें विचारधारा प्रचलित है कि जिसकी गणना वैदिक ग्रंथों के उपरांत की जाती है। बंगाल व असम के कुटुंब दाया भाग व शेष भारत में मिताक्षरा के नियम प्रचलित है। मिताक्षरा के विचारानुसार पुत्र व पौत्र के अधिकार गृह स्वामी की जो मृत्यु के पूर्व कौटुंबिक संपत्ति हो जाते हैं जो केवल परिवार की ओर से ही न्यायधारी अथवा प्रबंधक होता है और दाया भाग के अनुसार पिता की मृत्यु के उपरांत ही पुत्र को संपत्ति प्राप्त करने का जो अधिकार है वो बताया गया है। पुत्र और पौत्र की जो संपत्ति को किस प्रकार के बारे में बताया गया है तो वो ज्ञानेश्वर के द्वारा बताया गया है। आगे है गुप्तोत्तरकालीन सामाजिक व सांस्कृतिक अवस्था को संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं बताया गया है? तो इसमें जो सही नहीं है वो होता है हमारा राइट आंसर केंद्रीय नियंत्रण में वृद्धि होना। तो ये सही नहीं है जो गुप्तोत्तर काल में सामाजिक और सांस्कृतिक अवस्था के बारे में। तो गुप्तोत्तर काल में भूमि अनुदान की संख्या बढ़ाने के कारण नए भू अभिजातीय जो वर्ग थे वो तेजी से उसका विकास हुआ। इन नए भू अभिजातों के बढ़ने से सामंती प्रवृत्ति का विकास हुआ और अपनी प्रभुसत्ता को बढ़ाने के लिए निम्न वर्गों पर उन्होंने अत्याचार किए और आपस में लड़ते रहे जिससे क्या हुआ कि प्रजा पर जो समर्पित भावना वो रख सके। अंत इस काल में केंद्रीय शक्ति का ह्रास हुआ। सामंतों के पास स्वयं सेना रखने की शक्ति होती थी और सेना का नियंत्रण करना भी उनके पास ही होता था। इस काल में केंद्रीय शक्ति का ह्रास हुआ और सामंतों के पास स्वयं सेना रखने की शक्ति सेना का नियंत्रण भी इसी के पास था।
और इस काल में क्या था कि परंपरागत चार वर्ण भी अनेक जातियों में बिखर जाती हैं, कि जैसे कि चार वर्ण है तो वो अलग अलग जातियों में अलग हो जाते हैं, तो अलग अलग जातियां उनकी बन जाती है। जैसे कि कोई भी सत्ता ना रही तो जैसे कि आपस में लड़ने लगे थे। फिर जो निम्न वर्गों पर ज्यादा जो ऊंचे वर्ग के लोग थे उनकी प्रभुसत्ता कायम हो गई थी और अत्याचार शुरू हो चुके थे। तो इस प्रकार क्या हुआ, उस टाइम पर केंद्रीय शक्ति का ह्रास होना स्टार्ट हो चुका था। तो कई नई जातियां जैसे कि कायसथ आदि इनके अंतर्गत समाहित होगी। इनमें शूद्र जातियों की संख्या और भी ज्यादा तेजी से बढ़ने लगी थी, तो अलग अलग जातियां और ज्यादा उनका उत्थान हुआ था। फिर प्रतिहार अभिलेखों में संदर्भित सिक्कों का नाम बताएं। तो प्रतिहार अभिलेख में संदर्भित जो सिक्के थे वो कौन से थे, वो था द्राम। तो डी राइट आंसर है। प्रतिहार अभिलेखों में द्राम नामक सिक्के का वर्णन मिलता है और इसमें अर्थव्यवस्था में एक छोटे मूल्य का सिक्का था। तो ये प्रतिहारों की जो एक अर्थव्यवस्था होती है उसमें सबसे छोटे मूल्य का, सबसे कम मूल्य का ये सिक्का था। आगे है विक्रमशिला विहार का संस्थापक कौन था। तो विक्रमशिला विहार का जो संस्थापक माना गया है तो वो है ऑप्शन हमारा राइट डी धर्मपाल। तो पाल वंशीय जो इसकी स्थापना गोपाल ने 750 में की थी। ये जनता द्वारा चुना गया पहला शासक था और वंश की जो राजधानी मुंगेर थी। ये प्रतापी शासक इसमें धर्मपाल था जिसने विक्रमशिला विहार की स्थापना की और गुजराती कवि सोढल ने धर्मपाल को उत्तरापथ स्वामी की उपाधि भी प्रदान की थी। और लास्ट में आ जाता है कि निम्न में से कौन सती प्रथा के विषय में अपनी आलोचना के लिए विख्यात है। तो किसने आलोचना की थी सती प्रथा के रूप में, तो राइट आंसर है बी बाणभट्ट और मेधातिथि। तो इन दोनों के द्वारा ही सती प्रथा की आलोचना की गई थी। तो जान लेते हैं इसके बारे में। तो चतुर्थ शताब्दी के लगभग सती प्रथा लोकप्रिय प्राप्ति करने लगी थी। सती प्रथा का बहुत ज्यादा प्रचलन था। वस्यान, भास, कालिदास तथा शूद्रक जैसे जो लेखक थे इनका उल्लेख किया गया है कि सती प्रथा के प्रचलन का प्रथम अभिलेखीय प्रमाण गुप्त काल में मिलता है। और 510 में एरन अभिलेख से ये पता चलता है कि गुप्तनेश भानुगुप्त का जो मित्र था गोपराज उनके विरुद्ध लड़ता हुआ मारा गया और उसकी जो पत्नी अग्नि में जलकर मरी थी। लेकिन महाकवि बाणभट्ट इसका विरोध करते हुए उन्होंने इसे मूर्खतापूर्ण कार्य बताया है और कहा है कि इसका कोई फल नहीं मिलता। ये आत्महत्या है जिसका अनुगमन करने वाली स्त्री नरकगामिनी होती है। तो मेधातिथि ने भी इसे आत्महत्या मानते हुए स्त्रियों के लिए ये निषेध बताया और देवभट्ट का विचार है कि सती होना विधवा के लिए ब्रह्मचारी रहने की अपेक्षा अधिक घन्य होता है। तो ये फ्रेंड्स आज के लिए टॉपिक थे जिसमें हमने गुप्तकाल गुप्तकाल दोनों को कवर अप किया है। तो होपफुली ये लेसन्स भी आपको अच्छे लगेंगे, प्रिपरेशन आपकी अच्छी तरह होगी। तो प्लीज कमेंट कर लाइक कर जरूर बताइएगा और उसके पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर उनकी भी हेल्प जरूर कीजिएगा। तो प्रिपरेशन करते रहिए, वीडियोस देखते रहिए और वीडियो देखने के लिए आप सभी का थैंक यू।